जय हिंद दोस्तों, मैं आरती द्विवेदी। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लोअर द टेम्परेचर डिफ्यूज द इशूज। आजकल नेपाल और भारत के सीमा विवादों का बहुत मुद्दा छड़ा हुआ है। हालांकि चीन भी सीमा पर विवाद कर रहा है और चीन की ही सह से शायद नेपाल भी इसको अंजाम दे रहा है। तो आइए देखते हैं इसके कुछ पॉइंट। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा धारचूला से लिपुलेख तक एक सड़क का उद्घाटन किया गया था। अब नेपाल ने दावा किया है कि यह क्षेत्र नेपाल से गुजरता है। यह सड़क कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पारंपरिक तीर्थ यात्रा का अनुसरण करती है। कहाँ के लिए जाती है? ये कैलाश मानसरोवर तक, जो 1981 में शुरू की गई थी और 25 वर्षों के बाद यह फिर से शुरू की गई है। जब भारत में चीन लिपुलेख के माध्यम से तीर्थ यात्रा मार्ग को फिर से खोलने के लिए सहमत हुए, ट्रैकिंग मार्ग को एक धात्विक मार्ग में परिवर्तित करना तीर्थयात्रियों और व्यापारियों दोनों के लिए वरदान है। ये मैप में मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है ये मानसरोवर है, यहाँ से ये बन रहा है, ये लिपुलेख है। ठीक है, इसमें देखिए और ब्रॉड करके दिखाया गया है। ये जा रही थी, ये काला पानी वाला क्षेत्र है, ये लिपुलेख है। और इन दोनों को, काला पानी और लिपुलेख, इन दोनों को नेपाल कह रहा है कि हमारे क्षेत्र में है। यहीं से ये रोड बनकर यहाँ आगे जानी थी, यहाँ तक। ये माउंट कैलाश है, यहाँ तक इसको जाना था। ये दिख रहा है, ये नेपाल है, ये इंडिया है, ये चाइना है और यहाँ ये कैलाश मानसरोवर है। ये ऐसे 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 करके ये पूरा सड़क निर्माण होना था, पर इस पे अब ऑब्जेक्शन उठा रहा है नेपाल। नेपाल ने अपने सुदूर पश्चिम में काला पानी के करीब छारुंग में अपनी सशस्त्र पुलिस तैनात कर दी, जबकि भारत तिब्बत सीमा पुलिस भी काला पानी में स्थित है। लेकिन ये अभी विवाद से नहीं की गई है, ये पहले से ही वहाँ स्थित है, क्योंकि ये भारत चीन की भी सीमा है। सुगौली संधि हुई थी पहले, 1816 में सुगौली की संधि हुई थी, जिसमें नेपाली साम्राज्य पश्चिम में सतलज नदी से पूर्व में तीस्ता नदी तक फैला हुआ था। नेपाल एंग्लो नेपाली युद्ध हार गया और परिणामस्वरूप संधि ने नेपाल को अपने वर्तमान क्षेत्रों तक सीमित कर दिया। अंग्रेजों ने तिब्बत और चीन के साथ व्यापार के लिए लिपुलेख दर्रे का इस्तेमाल किया था और 1870 के दशक के बाद से सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे पर लिपुलेख क्षेत्र को काला पानी से ब्रिटिश भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया और उस समय इसे सबने स्वीकार भी कर लिया था। 1857 के विद्रोह को दूर करने में जंग बहादुर राणा द्वारा दी गई सैन्य मदद के एक इनाम के रूप में नेपालगंज और कपिलवस्तु के क्षेत्रों को जल्द ही नेपाल में बहाल किया गया। अंग्रेजों ने काला पानी क्षेत्र सहित गढ़वाल या कुमाऊं का कोई भी हिस्सा नेपाल को नहीं लौटाया था। भारत 1818 में अस्तित्व में नहीं था जब सुगौली की संधि संपन्न हुई थी। ये अंग्रेजों के समय हुई थी। पिछली बार देखा गया कि जो बांग्लादेश की सीमा पे, जो बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र में जो थे, वो 1974 के भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते को प्रभावी करने के लिए भूमि सीमा निपटान ने आबादी के हस्तांतरण और संवैधानिक संशोधन कर 15 मई 2015 को 100वां संशोधन करके दो देशों के प्रतिकूल कब्जे के क्षेत्रों में आदान प्रदान की आवश्यकता थी, इसे किया गया था। परंतु नेपाल के साथ ऐसा नहीं है। नेपाल में पहले से ही सब कुछ सुलझा हुआ था, संपूर्ण नेपाल सीमा व्यवस्थित थी। परंतु भारत के और नेपाल की जनता के बीच में आपस में भी बहुत सामंजस्य है, सद्भाव और भावना से जुड़े हुए हैं।
तो भावुकता से जुड़े होने के कारण सरकारों को भी चाहिए कि इसमें विवाद निपटा के आपसी सौहार्द की स्थिति बनाए रखें। ये देखिए मैप में, एटलस वाले मैप में भी यहाँ पे ये काला पानी दिखाया गया है, ये क्षेत्र है, ये काला पानी का है, यहीं ये लिपुलेख दर्रा भी है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों की सीमा पर पश्चिमी चंपारण जिलों के पास अवस्थित सुस्ता क्षेत्र को भी नेपाल द्वारा अपने नवीन मानचित्र में शामिल किया गया है। नेपाल का दावा है कि भारत ने इस क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है तथा भारत को इस क्षेत्र को तुरंत खाली कर देना चाहिए। तिस्ता क्षेत्र बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की उत्तरी सीमा पर अवस्थित है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत अर्धसैनिक पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल एक इकाई इस क्षेत्र में तैनात है। सुस्ता क्षेत्र में 265 से अधिक परिवार निवास करते हैं तथा खुद को नेपाल से संबंधित मानते हैं। विवाद का कारण जो है वो, विवाद का मूल कारण है गंडक नदी के बदलते मार्ग। यानी कि इस मैप में देखिए आप, ये आपकी गंडक नदी है जिसे ये नेपाल है, यहाँ पे नारायणी रिवर कहा जाता है और यहाँ पे ये गंडक कहलाती है भारत में। और ये क्षेत्र है सुस्ता। चूँकि यहाँ से आती है इस तरह से नेपाल नदी, नेपाल कह रही हूँ, ये यहाँ से आती है गंडक नदी, तो इसका ये क्षेत्र बायां तरफ पड़ता है। यानी कि इसे भारत अपने में मानता है और नेपाल कहता है कि पहले गंडक नदी यहाँ से बहती थी और ये सुस्ता क्षेत्र पहले नेपाल में आता था। चूँकि गंडक नदी नेपाल और भारत की सीमा बनाती है, अतः ये सुस्ता क्षेत्र नेपाल में था, परंतु गंडक नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन करते हुए ये यहाँ से बहने लगी। तो ये सुस्ता क्षेत्र जो था, ये जो सुस्ता क्षेत्र था, ये यहाँ था, ये नेपाल में था और अब ये भारत में है। यही इसके विवाद का मुख्य कारण है। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के रूप में जाना जाता है। नेपाल का मानना कि पूर्व में सुस्ता क्षेत्र गंडक नदी के दाएं किनारे में अवस्थित था, जो नेपाल का हिस्सा था, लेकिन समय के साथ नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण यह क्षेत्र वर्तमान में गंडक के बाएं किनारे पर अवस्थित है। वर्तमान में इस क्षेत्र को भारत द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत को नेपाल के साथ सीमा विवादों को कूटनीतिक संवाद के माध्यम से विवादों का अंतर्राष्ट्रीयकरण किए बिना सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। इधर कुछ और मुद्दे हैं जो कोरोना महामारी के बीच में दब से गए हैं, जैसे पर्यावरण सबसे अहम मुद्दा है। महामारी के खिलाफ दुनिया भर के किए जा रहे उपाय एक तरह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पर्यावरण परिवर्तन की सबसे बड़ी और जटिल चुनौती से निपटने की तैयारी की परीक्षा की तरह है। आपसी सहयोग के लिहाज से कोविड-19 का अनुभव अब तक एक मिली-जुली स्थिति के बारे में बताता है। महामारी के गुजरने के बाद दुनिया में बने रहने वाले तनाव से चीज़ें बड़े स्तर पर जटिल हो जाएंगी। पर्यावरण परिवर्तन पर चर्चा को फिर से पटरी पर लाना है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की COP26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जैसी अहम बैठक नवंबर में ग्लासगो में होनी थी, उसे अगले साल के लिए टाल दिया गया है। ये पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सोच में क्या बदलाव होंगे। क्या पर्यावरण परिवर्तन को लेकर तुरंत और बड़े कदम उठाने के लिए दुनिया एक होगी, और क्या नई विश्व व्यवस्था में इससे बेहद बड़े मसले पर तेज प्रगति हो पाएगी? यही एक विशेष मुद्दा है। एक और न्यूज़ है, OIC की बैठक में पाक की नापाक कोशिश को मालदीव ने किया नाकाम। मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की वर्चुअल बैठक में भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार की हवा निकाल दी। बैठक में पाकिस्तान ने अपने एजेंडे के तहत भारत को कथित रूप में बढ़ते इस्लामोफोबिया को लेकर आरोप लगाए।
उसका मकसद दुनिया में किसी न किसी तरह से भारत को बदनाम करना है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की बातों को 130 करोड़ लोगों की भावना नहीं कहा जा सकता। इस पर बैठक में मालदीव ने कहा कि सोशल मीडिया पर अलग-थलग पड़े समूहों और लोगों द्वारा व्यक्त की जाने वाली भावनाओं को भारत के 130 करोड़ लोगों की भावना नहीं बताया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र में मालदीव की स्थायी प्रतिनिधि थिलमीजा हुसैन ने कहा कि भारत के संदर्भ में इस्लामोफोबिया का आरोप लगाना तथ्यात्मक रूप से गलत होगा। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक